प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रणदीप शर्मा, बीटी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भाटगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन सिक्योरिटी सेक्टर क्लास 9th। आज का टॉपिक है रेगुलेशंस एंड इक्विपमेंट, विनियम और उपकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका परिचय के बारे में बताया जाएगा। एक सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस अधिकारी की भूमिकाएं काफ़ी भिन्न होती है। एक सुरक्षा गार्ड को केवल संपत्ति और उस व्यवसाय के लोगों की सुरक्षा के लिए भुगतान किया जाता है जो उसे रोजगार देता है, जबकि एक पुलिस अधिकारी सभी लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध है। प्यारे बच्चों, जैसा आपने इसमें पढ़ा है कि एक जो सुरक्षा गार्ड है उसकी जो भूमिका होती है, उसकी भूमिका एक जो व्यवसायी है, जो उसका जो कार्यस्थल है, उसकी एक सीमित ड्यूटी होती है और उसके लिए उसका भुगतान किया जाता है। परंतु जो एक पुलिस अधिकारी होता है उसको लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनके प्रति वह कर्तव्यबद्ध होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, पुलिस और अन्य संगठनों के साथ सहयोग। नियत सुरक्षा गार्ड को पुलिस या अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि निजी सुरक्षा गार्ड और पुलिस की जो भूमिकाएं होती है ये अलग अलग होती है, लेकिन ये अपराध और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए दोनों के बीच सहयोग बहुत ज़रूरी है। पुलिस की अगुवाई वाली जांच में सहयोग करने के लिए निहत्थे सुरक्षा गार्ड के लिए सबूतों की समझ होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें तय करती है कि सबूतों के आधार पर कोई निर्दोष या दोषी साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, निजी सुरक्षा गार्ड बनाम पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य कानून को लागू करना है और सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अपराधी को पकड़ना और उसे गिरफ्तार करना अति आवश्यक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पीसीआर स्थापित किया जाता है, जहां कोई भी पुलिस को अपराध या किसी अप्रिय घटना के बारे में सूचित कर सकता है। पुलिस द्वारा किसी घटना के स्थान पर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को पीसीआर वाहन कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, जहां पर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, चोरी डकैती या इस प्रकार की घटना घटती है, तो आपने देखा कि वहाँ जो पुलिस है एक गाड़ी के द्वारा आती है, एक पुलिस वैन के द्वारा आती है और हमेशा ये लोगों की रखवाली के लिए या साजो सामान की रखवाली के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि जो उपद्रवी है या इस प्रकार के लोग हैं जिनकी गलत मंशा है उनके मन में भय बना रहे। सुरक्षा गार्ड विशिष्ट लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उनकी जिम्मेदारी में पुलिस द्वारा निष्पादित कार्यों में से कुछ शामिल होते हैं, जैसे इनके कुछ कार्य होते हैं जो एक जैसे होते हैं, सुरक्षा गार्ड के और पुलिस के। अब जो दोनों कार्य, जैसे लोगों के सामान का निरीक्षण करना, लोगों का निरीक्षण करना, उन चोरी को रोकना, लेकिन इसमें ऐसे अपराध शामिल नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, जो प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गिरफ्तार करना एक अपराध के संबंध में किया जाता है। गिरफ्तारी लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने का एक कार्य है। आमतौर पर यह एक अपराध की जांच या रोकथाम के संबंध में किया जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41 में एक कांस्टेबल को वर्दी में एक वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति मिलती है अगर व्यक्ति ने एक संज्ञेय अपराध किया है। निजी सुरक्षा गार्ड एक आम नागरिक इनको इस प्रकार की शक्ति नहीं है। जो पुलिस कांस्टेबल है या कोई भी पुलिस का जो नुमाइंदा है, वो किसी भी प्रकार के अगर संज्ञेय अपराध किया है तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकता है, परंतु जो निजी सुरक्षा गार्ड है या कोई आम नागरिक है वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है, गिरफ्तार या नज़रबंदी के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले नियम। अब कुछ नियम होते हैं जो सुरक्षा कर्मियों को अपनाने बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें दिया गया, पुलिस सुरक्षा गार्ड को महिला कैदी के साथ कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। अगर कैद के अंदर अगर कस्टडी में कोई महिला है तो वहाँ पर कोई भी पुरुष जो कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मी है, वो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कहीं कैद में अगर पुरुष है तो वहाँ पर जो अकेली महिला की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा गार्ड को किसी व्यक्ति या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। सुरक्षा गार्ड को किसी भी व्यक्ति की जो सामान की तलाशी लेना तलाशी नहीं लेनी चाहिए जब तक आपको ये कन्फर्म ना हो कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो किसी व्यक्ति को या साजो सामान को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, CRPC की धारा 43। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी का कारण बन सकता है जो उसकी उपस्थिति में एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध या कोई घोषित अपराधी करता है और नियमानुसार दिए गए कारणों के लिए उसे जल्द से जल्द पुलिस को सौंप सकता है। अब जो निजी सुरक्षा कर्मी होता है उनकी ड्यूटी होती है कि अगर किसी कोई उनके आंखों के सामने अगर कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति को वहाँ पर रोक सकता है और पुलिस को सूचना दे सकता है ताकि जल्दी से जल्दी वो उसे पुलिस को सौंप सके। धारा 41 के प्रावधान के तहत पुलिस बिना वारंट के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। व्यक्ति ने अपराध किया है और वह अपना नाम और निवास की जानकारी ना बताए या गलत जानकारी दें। पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई जुल्म किया है अपना सही जानकारी ना दे रहा हो या कोई ऐसी चीज़ छुपा रहा हो, तो इसके अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसमें व्यक्ति जैसे आपराधिक इरादे से काम करा, उसकी कोई ऐसी गलत काम करने की मंशा हो, तो ये CRPC की धारा जो 43 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी की जा सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नागरिक कानून की मुख्य विशेषताएं। आपने देखा होगा भारत में समय समय पे जो नए नए कानूनों को बनाया जाता है, उनको लागू किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो सिविल कानून का जो दायरा है उसमें कुछ संबंधित मामले हैं जो इस प्रकार से है, जैसे अचल संपत्ति कानून, व्यापार या वाणिज्य कानून, शिक्षा कानून, उपभोक्ता कानून, कर कानून, मनोरंजन कानून, संविदा कानून, प्रशासनिक कानून, बंदरगाह का कानून। ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि जो ये जो चीज़ें हैं इसमें किसी भी प्रकार की इनके साथ किसी प्रकार की कोई नुकसानदायक चीज़ें ना, और जो भी चीज़ें हैं जो भी चीज़ें हो सही तरीके से चले, कहीं भी कानून का उसमें उल्लंघन ना हो। आपराधिक कानून की मुख्य विशेषताएं। एक आपराधिक कानून का उद्देश्य एक अपराधी को रोकना और दंडित करना है। इसके तहत मामले संज्ञान में लाए जाते हैं। सजा में जुर्माना और कारावास शामिल है। एक आपराधिक कानून के तहत एक अभियुक्त को केवल तभी दोषी ठहराया जाता है जब अपराध उचित संदेह पर सिद्ध हो। जो ये कानून है, जितने भी आपराधिक कानून हैं, उनको बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो किसी प्रकार का जो कोई गलत काम करता है या किसी प्रकार की कोई गलत मंशा से जा रहा है उसको दंडित करना और उसे कारावास में दंडित करके उसे न्याय में ले जाना, और वहाँ से दोषी ठहराए जाने पर उसे, अगर वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो दोषी ठहरने पर उसे कारावास में डालना है। जिसके अपराध इस प्रकार के जो सामान्य अपराध है, जिस प्रकार की उसकी मंशा है, शारीरिक नुकसान या हिंसा इत्यादि शामिल है। FIR जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहा जाता है। FIR सूचना का एक लिखित दस्तावेज है जो शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस तक पहुंचाया जाता है। यह पुलिस द्वारा तब दायर किया जाता है जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध में का शिकार होता है। तो FIR एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो सबसे पहले
शिकायतकर्ता के माध्यम से पुलिस तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध का, जब कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तब इस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अदालत की मंजूरी के बिना कार्रवाई कर सकती है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 154 1973 परिभाषित करती है। किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना या अपराध के बारे में किसी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होने पर एक पुलिस स्टेशन में एक जो इंस्पेक्टर होता है या स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जिसको एसएचओ कहा जाता है, उसके द्वारा ये शिकायत पंजीकृत की जाती है। एफआईआर का उद्देश्य, एफआईआर का क्या उद्देश्य है? एफआईआर का प्राथमिक उद्देश्य एक आपराधिक मामले की पुलिस को शिकायत करना है और आपराधिक गतिविधि की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है। इसका ये मेन उद्देश्य है कि जब किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना होती है तो उसकी जो शिकायत है वो पुलिस को देनी है और इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो प्राप्त करनी है। एफआईआर कौन कौन दर्ज कर सकता है? तो निम्न व्यक्ति है जो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहला है शिकायतकर्ता, जो एक पीड़ित व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हुआ है। दूसरा है शिकायतकर्ता की ओर से कोई, अगर शिकायतकर्ता इस हालत में नहीं हो कि वो पुलिस तक पहुंचे, तो जिसने उस व्यक्ति की कंडीशन हालात को देखा है तो वो व्यक्ति भी पुलिस को शिकायत कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपराध से अवगत है, ऐसा व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है जिसके सामने कोई किसी प्रकार का अपराध हुआ या उसने अपने आंखों से वो अपराध देखा है। अब दूसरा इसके जो पहलू है वो प्रत्यक्षदर्शी है। इसके अंदर 4 लोग हैं जो एफआईआर लिखवा सकते हैं, जिसमें खुद आरोपी वो एफआईआर लिखवा सकता है। एसएचओ, किसी घटना जो उसके एसएचओ के संज्ञान में हो वो भी अपनी तरफ से एफआईआर लिखवा सकता है। मजिस्ट्रेट एफआईआर लिखवा सकता है और डॉक्टर ये भी एफआईआर को लिखवा सकते हैं। एफआईआर के लिए ज़रूरी बात है, जब आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें जो आपने एफआईआर में लिखानी अति ज़रूरी होती है। जो इस प्रकार से अपराध किसने किया, अधिनियम या अपराध किसके खिलाफ किया गया था, अपराध कब हुआ था, अपराध कहाँ हुआ, अपराध का मकसद क्या था, अभियुक्तों द्वारा क्या निशान छोड़े गए। तो ये सारी जितनी ज़रूरी बातें ये आपने एफआईआर में ज़रूर लिखवानी है। नेक्स्ट है सबूत। सबूत क्या चीज़ है? यह उन तथ्यों या सूचनाओं को संदर्भित करता है जिसका उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है कि क्या दावा सत्य है या असत्य। एक नियत सुरक्षा गार्ड अपराध स्थल पर आने वाला पहला व्यक्ति होता है। इसमें बताया गया जो तथ्य होते हैं, जो सबूत होते हैं, सूचना, ये इसलिए इकट्ठे किए जाते हैं ताकि जो अपराधी है वो उसके प्रति सबूत के तौर पे न्यायालय में पेश किया जाए। जहाँ अगर उसने कोई इस प्रकार का कार्य किया हुआ है तो उसे सजा का प्रावधान दिया जाता है। घटनास्थल पर सुरक्षाकर्मी ऐसा पहला व्यक्ति होता है जब कोई घटना घटती है जहाँ पर वो पहुँचता है, तो उसका जो कार्य है, उसका कार्य यह है कि जब तक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के बाद तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करे और जब तक पुलिस घटनास्थल पर ना पहुंचे तो वहाँ पर जितनी भी कोई भी चीज़ें है हुई है, जो वारदात वहाँ पर हुई है, वो उस पर किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो और जो आवागमन है लोगों का वहाँ पर ना हो। नेक्स्ट है सबूत, यानी कि सबूत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबूत इस प्रकार से, सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आपके आंखों के सामने जो घटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। परिस्थितिजनक, जो आपने जिसके बारे में आपने सुना है या आपने उसके बारे में जानकारी कहीं से आपको प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार में वीडियो लंबी ना बने तो मैं ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये जो गूगल फॉर्म है उसमें मेंशन की गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने कंप्लीट जितना भी गूगल फॉर्म है उसको आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और जितना भी उसके बारे में कंप्लीट उसको उसमें डिटेल में बताया गया है। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।